चलिए, हम लोग इतिहास पढ़ रहे हैं और इतिहास की कड़ी में हम लोग पढ़ रहे हैं मध्य भारत का इतिहास। उस मध्य भारत के इतिहास में हम लोग पढ़ रहे हैं दिल्ली सल्तनत, और दिल्ली सल्तनत की कड़ी में हम लोग पढ़ रहे हैं गुलाम वंश के बारे में। गुलाम वंश के बारे में हम लोग आर्य राजाओं के बारे में पढ़ लिए हैं। हम लोग बलवन के विषय में चर्चा कर रहे थे, जिसकी पढ़ाई कर रहे थे। जैसा कि जानते हैं कि हम लोग पढ़ रहे हैं गुलाम वंश के बारे में, तो ऐसा इतिहासकारों का मानना है कि गुलाम वंश में जितने भी शासक बने वो किसी न किसी के गुलाम रहे। तो उसी कड़ी में जो बलवन का नाम आता है, जिसका शासनकाल कब से कब तक माना जाता है, 1266 से 1286 तक जो माना जाता है, ये भी गुलाम था। और ये गुलाम था वास्तव में, इसको भी खरीद के लाया था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश जब इसको खरीद के लाया, लेकिन अपनी योग्यता के बल पर धीरे धीरे दिल्ली की गद्दी पर बैठा। इसीलिए देखोगे कि इससे पहले पढ़े चाहे रजिया बेगम के शासन काल में भी इसे पद भी मिला था, और इसीलिए इसको रजिया बेगम ने एक उपाधि दी थी। क्या उपाधि दी थी? आमीरे शिकार का उपाधि दिया था। ठीक है। और उसके बाद उलुग खां का भी उपाधि मिला था। ठीक है। कब मिला था? 1249 में। और किसके शासनकाल में दिया था? नसरुद्दीन महमूद शाह के शासनकाल में मिला था। मतलब ये गुलाम वंश के अंत में धीरे मतलब नीचे अधिकारी के रूप में धीरे धीरे ऊपर के अधिकारी तक ये पहुंचने लगा। इसलिए बोल रहा कि लोग पढ़ता लिखता नहीं है। ठीक है। अच्छा चलिए, तब तक हम कहानी बोलेंगे। देखो आ गया ना। देखो, तो कहने का सेंस यही था। तो बलवन जो था तो वो भी गुलाम रहा था। तो कल हमने कुछ बलवन के बारे में पढ़ाई कर चुके थे, आज उस कड़ी में आगे बढ़ेंगे। तो रिमाइंड कर लीजिए, बलवन जो था मुख्य रूप से कहां का रहने वाला था? ईरान का, गैर तुर्की जिसे कहा जाता है। और इसका पूरा नाम क्या था? गयासुद्दीन बलवन नाम था। तो बोला गया है कि दिल्ली का सुल्तान का पदभार संभालने से पहले बलवन जो था एक प्रधानमंत्री के रूप में भी कार्य करता था। ठीक। और वो प्रधानमंत्री जो था किसके अंदर में काम करता था? नसरुद्दीन सुल्तान के अंदर में प्रधानमंत्री। तो आप लोगों को पता है कि राजा के बाद कोई पोस्ट होता था तो प्रधानमंत्री का पोस्ट होता था। तो यही वजह है कि जब ये नसरुद्दीन सुल्तान का जब मृत्यु हो गया तो गद्दी पर ये संभालेगा। तो इसकी कड़ी का जो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट था, जैसे आपको बलवन के बारे में पढ़ा रहे, इसलिए लिखा गया है कि रजिया सुल्तान के समय में भी ये शासन करता था, जिसे इसे पदवी मिला था आमीरे शिकार का पद मिला हुआ था। उसी प्रकार जब ये था आपका महमूद शाह के समय में ये शासन करता था, तो उसे एक पदवी बनाया गया था, जिम्मेवारी सोचा गया था, जिसका नाम था आमीरे आसिम। ठीक है। और ये वास्तव में पूर्ण रूप से दिल्ली की गद्दी पर जब संभाला, कब संभाला? 1266 ईस्वी में वो दिल्ली की गद्दी पर बैठा। तो गिद्दी की गद्दी पर बैठने के बाद जैसा की बातें हैं, इन्होंने राजस्व के सिद्धांत का नियम का पालन किया। कैसे राजस्व का विकास किया जाए, अपने राज्य की जनता को कैसे खुशहाल किया जाए। तो इससे पहले जितने भी दिल्ली सल्तनत पर काबिज हुए थे, उससे कुछ चेंज किया, कुछ नया नया नियम लगाया, जिसमें कुछ त्योहार लाए गए, राजा के सामने कैसे जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, वो सारी प्रथाएं लगाई। और दिल्ली सल्तनत में जो कुछ प्रथाएं थी, उस प्रथाओं को समाप्त किया, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रथा थी वो क्या? दिल आपका 40 गुलामों का जो दल था, जिसे कहा जाता था, आपको कहा जाता था चहलगीन। तो ये एक ऐसी प्रथा थी दिल्ली सल्तनत का, माना जाता है कि उन लोग की शक्ति इतनी बढ़ गई थी, वो किसी को भी चाहे तो राजा बना सकता था और किसी को भी पदवी से हटा सकता था। तो बलवन सबसे पहले काम किया कि चहलगानी जो प्रथा थी उसको समाप्त किया, और उसको समाप्त किया तो सुरक्षा की बात आएगी। तो सुरक्षा की कमी में उन्होंने गुप्तचर विभाग को नियुक्त किया, और गुप्तचर को इतना धन दिया जाता था कि किसी के आने राजा के पास, उसके किसी दूसरे राजा के पास जाने की दरकार ना पड़े। तो उन्होंने गुप्तचर प्रथा को प्रारंभ किया। फिर जनता को खुशहाल बनाने के लिए इन्होंने क्या किया? एक फेस्टिवल चालू किया, जिस फेस्टिवल का नाम क्या था? नौरोज। तो जनरली वो फारसी फेस्टिवल था, जिसको उसने भारत में भी लाया। इसके बाद दिल्ली की गद्दी पर, जैसा कि आप लोग जानते हैं, बैठने के बाद
सुल्तान शासक के पास कैसे जाना चाहिए उसने भी सिस्टम लेके आया। और आगे की कड़ी में, जिसे आपको इसमें नहीं लिखाया गया होगा तो छूट गया होगा, अलग मैटर है, बताया गया था जैसा कि आप लोग जानते हैं कि दिल्ली सल्तनत में आपका जो अमीर जादव, अमीर सरदारों का भी बाहुबली था। तो वो लोग क्या होता था कि जो आए राजा आए तो राजा एकदम पूरा शौकीना ड्रेस पहन के आए। ड्रेस की प्रथा को भी बंद कर दिया गया, मतलब इन्होंने ड्रेस कोड जारी किया। जैसे कॉलेज यूनिवर्सिटी में ड्रेस कोड होता है, तो इन्होंने भी अपनी शासन व्यवस्था के दौरान ड्रेस कोड बनाया। चाहे अमीर हो चाहे शासक हो, कोई भी अगर उसके दरबार में आता है तो उसका जो यूनिफॉर्म बना हुआ था उसी के दौरान किया। मतलब इन्होंने शासन प्रशासनिक व्यवस्था को पूरी तरह सुदृढ़ करने का प्रयास किया। इसके बाद आपका सैद्धांतिक बता दिया गया है, और इसके शासन काल की सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है मद निषेध। बस में बता दिए थे, क्योंकि राजा जनरली क्या होता था, भोग विलासिता में जीता था। तो भोग विलासिता मतलब क्या होता है, उसका क्या, नृत्य गान सुनना, शराब पान के ऐश मौज करना। और ये घटनाएं पीछे अपने जितने भी कुछ दिल्ली सल्तनत में शासक हुए थे उन्होंने ये देखा था। तो इसीलिए ये सबसे पहले बैन लगाया कि कोई भी अगर राजा दिल्ली की गद्दी पर बैठेगा तो उसे मदपान निषेध रहेगा। तो अब मदपान करेगा नहीं, नृत्य गान सुनेंगे तो दिमाग कॉन्सेंट्रेट रहेगा, वो राजा प्रजा के बारे में सोचेगा। तो उन्होंने एक व्यवस्था लागू की, और इन्होंने दरबार में आने के लिए कुछ सिस्टम में बदलाव लाया। जैसा कि पहला बताया गया था आपका नियाबते खुदाई। तो नियाबते खुदाई का मतलब होता था ईश्वर द्वारा जो प्रदान किया गया चीज है उसी को कहा जाता था नियाबते खुदाई। और उसी के बाद जिले लाही शब्द का इन्होंने प्रयोग किया। जिले लाही कहने का मतलब आपको बताया गया था, क्या बताया गया था, ईश्वर की छाया बताया गया था। ठीक है, तो ये सभी आप लोगों को बता दिया गया है आपको पिछले कड़ी में। इसके बाद आपका बात बताना है, जैसे कि यहां बता चुके हैं कि राज्य की व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए जिस समय बलवन दिल्ली की गद्दी पर बैठा उस समय ये शांत नहीं था। उस समय जो पड़ोसी थे, निकटतम आदमी, पहला नंबर बात हिंदू इसके खिलाफ हो चुके थे। ठीक है, फिर उसके बाद मंगोलों का आक्रमण चल रहा था। तो ये सभी व्यवस्थाओं को दबाने के लिए इन्होंने सैन्य शक्ति को सुदृढ़ किया। क्यों? क्योंकि इन्होंने पहले बताया गया है कि चालीसा प्रथा को अंत कर दिया था, चलगानी जिसको बोला जाता है। इस प्रथा को अंत करने पर इन्होंने क्या, अपनी शक्ति माने सैन्य व्यवस्था को संगठित किया और अस्थायी किया। मतलब हर सैन्य व्यवस्था को आपने जहां जहां बॉर्डर का दरकार, क्योंकि इसके राज्य की सुरक्षा की जिम्मेवारी होगा, तो सुरक्षा करेगा कौन? तो पहले जो अस्थायी सेना हुआ करती थी उस अस्थायी सेना को इन्होंने संगठित कर अस्थायी किया और राज्य की व्यवस्था को क्या बोला जाता है, पूरा सुरक्षित किया। तो बोला गया, उसी को लिखा गया है कि दिल्ली सल्तनत की खतरा पर मंगोलों का सामना करने के लिए बलवन ने एक शक्तिशाली केंद्रीकृत सेना को संगठित किया, और इसके प्रायोजन में उसने सैन्य विभाग जारी किया, जो उसके जमाने में क्या कहा जाता था, दीवाने अर्ज। तो बलवन के शासन काल में सैन्य विभाग को किस नाम से जाना जाता था, दीवाने अर्ज के नाम से जाना जाता था। और विरोधियों और लिटोरों को निपटने के लिए ये उसके शासन काल की दिल्ली सल्तनत का सबसे कारगर चीज माना गया है। मतलब इससे पहले किसी शासक ने दिल्ली सल्तनत पर जितने भी बैठे, इन्होंने ये प्रथा को लॉन्च नहीं किया था जिसको बोलता है रक्त और लोह की नीति। रक्त और लोह नीति बता चुके थे। अगर कोई लुटेरा, अगर कोई शत्रु दिल्ली सल्तनत पर हमला करता है तो इनके जो सैनिकों को यह आदेश दिया गया था कि जब तक इसको आप मारेंगे नहीं तब तक इसका पीछा करना है, जब तक इसको मार नहीं दिया जाए। इसलिए प्रथा आनंद की, क्योंकि अगर दुश्मन को एक बार मार दोगे तो फिर कोई दुश्मन यहां बनेगा नहीं और उसकी जनता क्या हो जाएगी, सल्तनत सुरक्षित रहेगी। तो इसने ये नीति को बनाया था। अगर एग्जाम में पूछा जाए रक्त और लोह नीति का प्रारंभ दिल्ली सल्तनत में किसने प्रारंभ किया था, बलवन, याद रखिएगा। इसके बाद कुछ इसके जीवन के कुछ मुख्य घटनाएं थी और उसके शासन व्यवस्था में कुछ घटनाएं हुई, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। जैसा कि माना जाता है बलवन ने गढ़मुक्तेश्वर जो पड़ता है उत्तर प्रदेश में, मस्जिदों के दीवार में उत्कीर्ण शिलालेख पर स्वयं को खलीफा का सहायक घोषित किया। खलीफा मतलब समझते हैं ना, ईश्वर का पैगंबर। ठीक, तो ये खलीफा मतलब स्वयं को बोला हम खलीफा नहीं है, उसका सेवक है। तो खलीफा का मतलब हुआ जो उसके आपका बताया गया कि आदेश रहेगा उसी आदेश का कौन पालन करेगा, बलवन करेगा।
तो बोला कि हम ईश्वर अल्लाह के, क्योंकि इन्होंने एक शब्द यूज किया था ना, जिल्ले लाही। जिल्ले लाही का मतलब क्या हुआ? ईश्वर की छाया। तो ईश्वर की छाया कौन हुआ? जब उसको जिल्ले लाही बोलेगा तो मतलब ईश्वर की छाया, मतलब ईश्वर का मतलब क्या होगा? ऐसी सहायक। तो सहायक रूप में का मतलब वो जो आदेश दे रहा, वो आदेश उसका नहीं है, वो जिल्ले लाही का आदेश है, ईश्वर का आदेश है। मतलब बलवान जो आदेश सुनाएगा उसका वो आदेश ना होकर के ईश्वर का आदेश है, क्योंकि उसने एक शब्द घोषित किया था, जिल्ले लाई। और इसकी प्रामाणिकता जो देखने को मिलती है, हमें देखने मिलता है गढ़मुक्तेश्वर जो मस्जिद बना हुआ उत्तर प्रदेश में, उसके शिलालेखों में बताया जाता है कि उसने शिलालेखों में यह बात को अंकित कराया था कि वो स्वयं को क्या घोषित किया था? खलीफा का सहायक। इसीलिए वो अपने दरबार में एक शब्द का यूज किया था, जिले लाही का। समझ में आ रही बात? आगे बोला गया है, बलवान दिल्ली सल्तनत का प्रथम मुस्लिम था जिसके दरबार में गैर इस्लामिक प्रथा का प्रचलन था। गैर इस्लामिक मतलब समझते हैं ना, जो मुस्लिम धर्म के अलावा और भी धर्म चलते थे, वो भी प्रथाएं चलती थी उसमें। दूसरी बात, इसी के समय में सेना को वंशानुगत कर दिया गया। वंशानुगत, अगर उसका बेटा अधिकारी है सेना में तो उसका नीचे वाला बाप अधिकारी, तो बेटा भी बनेगा। अगर उसका मान लो कि उसका खानदान में कोई सैनिक में है तो उसका पूरा परिवार वंशज में जितना ही बेटा रहेगा सब सैनिक में जाएगा। यही को कहा गया वंशानुगत। तो ये प्रथा जो लाई गई बलवान के समय में, बलवान के समय में सेना को क्या कर दिया गया था? वंशानुगत। मान लो इसका पिता वफादार है तो बेटा भी हो सकता है वफादार हो। क्या होगा? तो उसको कम निगरानी करना पड़ता था, इसलिए बोले चलो सेना में भर्ती हो। आज का डेट में होता है नहीं, एक बार चल गया। देखोगे जिस फैमिली में अगर एक विभाग में है, दूसरा फैमिली विभाग में, बहुत कम देखने को मिलेगा। ठीक है। उसके बाद इसके दरबार में कवि रहते थे जो बहुत ही फेमस कवि थे, नाम नहीं बोलिएगा, जिसका नाम है अमीर खुसरो। इसे माना जाता है फारसी हिंदी का बड़ों विद्वान माना जाता था, अमीर खुसरो। तो अगर पूछा जाए अमीर खुसरो किसके दरबार में रहता था, तो किसके दरबार में? बलवान के दरबार में। और एक दूसरे व्यक्ति का नाम था अमीर हसन। क्या नाम था? तो अमीर खुसरो और अमीर हसन जो रहते थे ये कवि थे, और ये किसके दरबार में रहते थे? बलवान के दरबार में रहते थे। उसके बाद आगे चल के 1286 ईस्वी में एक व्यक्ति था जिसका नाम था फिरोज शाह, ने बलवान की हत्या कर दी, जिसे जलालुद्दीन खिलजी भी कहा जाता है। किस नाम से जाना जाता है? तो बलवान की हत्या करने वाला व्यक्ति का नाम फिरोज शाह था, जिसे जलालुद्दीन खिलजी कहा जाता है। इसने हत्या कर दी और इसके बाद इसकी गद्दी पर, मतलब अभी नहीं होगा, अभी खिलजी वंश समझ लो, अब हम लोग अंत की ओर चल रहे हैं। कौन? बलवानी साम्राज्य समापन की ओर जाएंगे और खिलजी वंश का क्या होने लगेगा? उदय। लेकिन इसके बाद माना जाता है इतिहासकारों का, बलवान के बाद दिल्ली की गद्दी पर कोई योग्य शासक बना नहीं, कोई योग्य शासक बना नहीं। तो इसका कंट्रोल कौन संभालेगा? जो प्रधानमंत्री रहेगा, सेनापति वही करेगा। क्योंकि इसके जो योग्य शासक थे बलवान, उसकी हत्या किसने कर दी थी? जलालुद्दीन खिलजी बोलिए या फिरोज शाह, हत्या कर दी थी। लेकिन उस समय दिल्ली की गद्दी पर अफरा तफरी ना मचे, तो वहां पर जो उसका नीचे का वंशज था उसको बैठाया। देखो अगला शासक बैठाया, किसके बनाया? केकुबाद। केकुबाद को बनाया, जो एक अयोग्य शासक था, और ये लंबे समय तक नहीं रहा। कितने वर्षों तक रहा? क्योंकि अगर तुरंत गद्दी पर बैठ जाएगा तो अफरा तफरी मच जाएगा। तो इसीलिए वहां पर बलवान के बाद जो अगला शासक बैठाया, वो किसको बैठाया? केकुबाद को बैठाया, और जिसका शासन काल माना जाता है कितने वर्षों का रहा था? 1 साल का। इसके बाद दिल्ली की गद्दी पर ये जब बैठा तो उस समय क्या था? 1287। 1286 में बन गया कौन? गयासुद्दीन बलवान। तो 1287 में गद्दी पर बैठ गया, कौन बना? केकुबाद बैठा। और इसका माना जाता है कार्यकाल कहां से कहां तक? 1290 तक। पूरा, अच्छा 87 से पूरा का पूरा 90 तक माना जाता है। 1 साल का होना चाहिए, 88 मानिए। ठीक है। इसके बाद यह जो होता है, इसको उपाधि मिली थी। कौन सी उपाधि मिली थी? मयूद्दीन। ठीक है। फिर बोला गया इसके सेनापति, देखो किसे बना दिया? जलालुद्दीन। अरे बताए ना, उसको खाली केकुबाद को गद्दी पर बैठाया, लेकिन सेनापति कौन बना? दीन फिरोज खिलजी, जिसने किसकी हत्या कर दी थी? बलवान का।
तो वो केवल एक कठपुतली की तरह शासक कर रहा था, लेकिन वास्तव में जो शासन कर रहा था दिल्ली की सत्ता पर, वो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी कर रहा था। ठीक, तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के द्वारा इसकी भी हत्या कर दी और उसको फेंक दिया गया यमुना नदी। यमुना नदी कहाँ है? कहाँ? कलकत्ता में, भगवान आगरा में, दिल्ली में यमुना। भगवान बचाए। कृष्ण लीला भूल गए? कृष्ण जी अपनी सारी लीलाएं यमुना नदी के तट पर ही कर देते। ठीक है, और यमुना की दशा भी बहुत दयनीय है। दिल्ली जब एंट्री करोगे तो उसकी पानी पूरी तरह प्रदूषित हो चुकी है, जहां पे काला ब्लैक हो गया है व्हाइट से। इसीलिए जब प्रयाग जाओगे, जहां पर कुंभ के मेले लगने जा रहा है, वहां गंगा यमुना सरस्वती का संगम बोला जाता है। 3 नदियों का संगम। गंगा नदी का पानी देखोगे तो थोड़ा थोड़ा व्हाइट और पीलापन होगा, लेकिन यमुना नदी को देखोगे तो वहां पर काला काला पानी दिखेगा। तो इसीलिए संगम बोला जाता है, 3 नदियों का संगम, जो प्रयागराज, जहां पर महाकुंभ मेला लगता है। तो अगला साल 2025 में महाकुंभ मेले का आयोजन किया जाएगा। 12 साल, हाँ, अर्ध कुंभ 6 साल। ठीक है, तो चलिए वहां बाद में ज्योग्राफी पर जाएंगे। तो मतलब केकुवाद की भी हत्या कौन कर दिया? जलालुद्दीन फिरोज शाह ने हत्या कर दिया। तो सॉरी, फिरोज शाह नहीं, फिरोज खिलजी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने हत्या कर दिया। तो इसने 2 लोगों का हत्या करवाया। एक किसको करवाया? बलवान, और दूसरा, समझ रहे हैं ना कैसे नीति अपना रहा कि हम गद्दी पर हमको बैठना है, तो वन टाइम में धीरे धीरे कैप्चर कर रहा है। इसके बाद केकुवाद के बाद अगला जो उसका गद्दी पर बैठा है, कौन बताया? शमसुद्दीन, जिसका पूरा नाम था शमसुद्दीन ख्यूमर्स। क्या नाम था? जो 1290 में बैठा। और 1290 बोला गया है, वास्तव में ये किसका पुत्र था? देखो, केकुबाद जगह का नाम नहीं समझिएगा, उस राजा का नाम था केकुबाद। तो केकुबाद का जो पुत्र था उसका नाम था शमसुद्दीन, जिसको क्या उपाधि मिला था? ख्यूमर्स की उपाधि मिला था, और माना जाता है गुलाम वंश का अंतिम शासक। तो अगर गुलाम वंश का अंतिम शासक का नाम बोलेंगे तो क्या बताएंगे? शमसुद्दीन ख्यूमर्स। ठीक है, और अगर गुलाम वंश का संस्थापक बोलेंगे तो कुतुबुद्दीन ऐबक। याद रखिएगा। तो गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? ख्यूमर्स बोलिए, और पूरा नाम बोलेंगे तो ख्यूमर्स था। तो बोला गया तुर्की अमीरों ने केकुबाद के नाबालिग, मतलब उसका शादीशुदा हुआ नहीं था। नाबालिग समझते हैं ना, जिस अभी वर्तमान समय में नाबालिग उस व्यक्ति को कहा जाता है जिसकी उम्र 18 साल से कम है। 18 वर्ष से 1 दिन भी कम है वो नाबालिग है। 18 वर्ष के बाद हो गया बालिग हो गया। ठीक है, अब वो का शादी विवाह हो सकता है और पूरा मैच्योरिटी की तरह चल गया, मतलब वो सरकार के अंदर में कार्य कर सकता है, क्योंकि हमारे संविधान में मेंशन किया गया है कि 18 वर्ष के नीचे व्यक्ति काम नहीं कर सकते हैं, किसी के अधीन में काम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो वो नाबालिग था, तो नाबालिग होने के बाद गद्दी पर बैठाया, लेकिन उसका संरक्षण कौन कर रहा था? जलालुद्दीन। लेकिन ये लंबे समय तक नहीं रहा। 3 माह के पश्चात ख्यूमर्स को बंदी बनाकर उसकी हत्या कर दिया। कौन कर दिया? जलालुद्दीन, और वो सुल्तान बन गया। और इस प्रकार जो इल्बरी तुर्क का शासन समाप्त हुआ। इल्बरी कहने का मतलब है जो बलबन ने जो शासन प्रथा चलाई थी, क्योंकि इल्बरी का संबंध जो था वो किसके साथ था? बलबन के साथ था, और उन्होंने एक नए वंश का नींव डाला था। उस वंश का नाम क्या था? बलवानी वंश। तो गुलाम वंश के अंदर में हम लोग 3 तरह का वंश के बारे में जानकारी लिए। पहला एक था क्या? कुतुबी वंश, दूसरी के बाद शमसी वंश, और शमसी वंश के बाद बलवानी वंश। 3 तरह का। तो शमसी वंश का अंतिम शासक किसको बताए हैं? नसरुद्दीन। क्या बताए थे? मसूद को। वो था शमसी वंश का। और आपका बताएंगे इरबी वंश या बलवानी वंश का अंतिम शासक बताएंगे, तब क्या बताएंगे? और बोलेंगे गुलाम वंश का अंतिम शासक शमसुद्दीन ख्यूमर्स। समझ में आ रहे हैं? इसके नाम पर 2 होगा, मतलब बलवानी वंश का अंतिम शासक शमसुद्दीन ख्यूमर्स, उसके बाद इरबी तुर्कों का अंतिम शासक शमसुद्दीन ख्यूमर्स, और गुलाम वंश का अंतिम शासक बोलेंगे तब क्या बोलेंगे?
समझ में आई बात। तो ये था पूरा का पूरा आपका गुलाम वंश में जितने भी 11 शासक हुए, वो 11 शासक के बारे में पूरी की पूरी जानकारी। तो इसके बाद इस वंश का समाप्त हो जाएगा और एक नए वंश का जन्म लेगा। उस नए वंश का नाम क्या रहेगा? खिलजी वंश। और खिलजी वंश का संस्थापक किसे बताया गया है? जलालुद्दीन खिलजी। ठीक, तो जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी किसको मारा था? सबसे पहले बलबन को ना मारा, और उसको कठपुतली के लिए नियुक्त कराया केकूबाद को, और फिर उसके बाद भी नहीं छोड़ा, सब्स्क्यूमर्स को भी छोड़ा, मैं तीनों का हत्या किया और एक नए साम्राज्य का नींव डाला, जो नया साम्राज्य बनेगा खिलजी वंश। तो हम लोग अगली कक्षा में पढ़ेंगे खिलजी वंश। ठीक है, आज की कक्षा यहीं तक, धन्यवाद।